नमस्कार। रानी ज्योति देवी सरस्वती विद्या निकेतन इंटर कॉलेज राजापुर प्रयागराज से मैं सचिन सिंह परिहार आपके सामने सॉल्यूशन चैप्टर का दूसरा लेक्चर लेकर उपस्थित हूँ। ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है और सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर है, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो इसका बेसिक है। मेनली पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा वो 11th का भी पार्ट रहा है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाया। अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें लिक्विड स्टेट के बारे में जानना है। तो लिक्विड स्टेट किसी भी टाइप का लिक्विड हो, हर लिक्विड में अपने मॉलिक्यूल्स होंगे और उनके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो केवल और केवल टेम्परेचर पर ही निर्भर करती है। दूसरी बात, अगर हम चाहते हैं कि टेम्परेचर से उनका किस तरह का रिलेशन है और उस चीज़ को मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो ध्यान दीजिएगा। हमारे पास एक ग्राफ है और इसकी जो वाई एक्सिस है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और एक्स एक्सिस स्पीड है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोगों ने मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व गैसेस स्टेट में पढ़ रखा है, वहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड के वर्सेस जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह का आता है। ये जो पहला ग्राफ है ये T1 टेम्परेचर पर है और इस टेम्परेचर के अंडर द कर्व जो भी एरिया है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा एरिया है। अगर एक्स एक्सिस के अलोंग हम मूव करते हैं तो कहीं स्पीड कम है, कहीं स्पीड ज़्यादा है। हम लोग 0 से इनफाइनाइट स्पीड तक मूव कर रहे हैं टूवर्ड एक्स एक्सिस। तो इनफाइनाइट पे अगर आप जाएंगे तो देखेंगे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, स्पीड यानी कि काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स संख्या में बहुत कम है। तो इस ग्राफ से आप इजीली ये समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। ओरिजिन से ही है। अब ये ग्राफ में जो नंबर ऑफ स्पीड है पार्टिकल्स की, मोर स्पीड रखने वाले पार्टिकल का नंबर बढ़ गया। T1 टेम्परेचर पर जो पार्टिकल स्लो स्पीड रख रहे थे, आप देखेंगे कि ये जो एरिया खाली हो गया है ये पूरा एरिया इधर शिफ्ट हो गया है। इधर वाला एरिया आपका ये बढ़ गया और पहले वाला एरिया क्या था, यहाँ पर ज़्यादा था और यहाँ पर जो स्पीड थी पार्टिकल की वो कम थी। और अब जो यहाँ बढ़ा हुआ एरिया मिला है उस बड़े हुए एरिया में पार्टिकल्स की स्पीड पहले की कंपैरिजन में ज़्यादा है। कहने का आशय ये है साधारण शब्दों में कि टेम्परेचर बढ़ाने पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। एक लाइन में आपको ये समझ कर चलना है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, क्योंकि लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल केवल और केवल टेम्परेचर पर निर्भर होते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर निर्भर होती है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। ये सिंपल चीज़ है, इसमें बहुत ज़्यादा जूझने की ज़रूरत नहीं है। अब जो मेन चीज़ है हम आप उसको देखेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ उसको ग्राफ को बना दिया है। अब थोड़ा सा देखते हैं। सपोज करिए एक कंटेनर है, राइट साइड में मैंने उसको बनाने का प्रयास किया है। एक कंटेनर है, उसके अंदर कोई भी लिक्विड है। अब लिक्विड में मॉलिक्यूल्स थ्रू आउट प्रेजेंट होंगे। कुछ मॉलिक्यूल फिर से देख लीजिए, ये कंटेनर है, क्लोज्ड कंटेनर है, इसमें यहाँ तक कोई लिक्विड फिल है। एक मॉलिक्यूल
लिक्विड के अंदर सतह पर है और एक मॉलिक्यूल लिक्विड की बाहरी सतह पर है। जो बाहरी सतह यानी कि ऊपरी सतह पर जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है उस पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अनबैलेंस्ड है, और जो बिटवीन फोर्स है, देखिए यहाँ पे बना हुआ है बैलेंस फोर्स, चारों तरफ से एक जैसा अट्रैक्शन फील कर रहा है, और जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है उसमें अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब पहली बात को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला मॉलिक्यूल है जो किसी भी लिक्विड की सरफेस पर प्रेजेंट है, इफ एनी सर्कमस्टेंसेस वो हाई काइनेटिक एनर्जी को भी एक्वायर करता है, सरफेस पर भी है, और अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई है तो उस केस में उस मॉलिक्यूल की उस सरफेस को छोड़कर बाहर जाने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। इफ मॉलिक्यूल हैज हाई काइनेटिक एनर्जी देन इट हैज अ टेंडेंसी टू एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस। कहने का आशय है कि अगर मॉलिक्यूल सरफेस पर होता है तो उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करते हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी अगर हाई है, ज़्यादा है, तो वो मॉलिक्यूल सबसे पहले उस सरफेस को छोड़कर बाहर चला जाएगा। सरफेस को छोड़कर बाहर कहाँ जाएगा? लिक्विड का मॉलिक्यूल अगर अपनी सरफेस को छोड़ता है तो वो लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चूँकि हमने जो कंटेनर लिया है वो क्लोज्ड कंटेनर लिया है, तो वो जाकर कंटेनर की वॉल से कोलाइड करेगा, और कोलाइड करते हुए वो अपनी एनर्जी को लूज करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फिर से उसी लिक्विड स्टेट में एंटर कर जाएगा। इस तरह से लगातार मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, कुछ मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे, कुछ मॉलिक्यूल वेपर से फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और एक ऐसा टाइम आएगा कि इस प्रोसेस में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगी। अब इस प्रोसेस को समझने के लिए ही हमारा ये फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए, आफ्टर सम टाइम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लीविंग द सरफेस, कुछ टाइम बाद जो पार्टिकल सरफेस को लीव करके जा रहे हैं, और कुछ ऐसी वेपर जो फिर से सरफेस में एंटर कर रहे हैं, इनका नंबर सेम हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम फेज इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। तो मैं जिस इक्विलिब्रियम की बात कर रहा था, आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये फेज इक्विलिब्रियम क्लोज्ड कंटेनर में ही अचीव कर पाएंगे, क्योंकि अगर कंटेनर क्लोज नहीं होगा तो वेपर तो निकल के सराउंडिंग में चली जाएगी, वो फिर से उस लिक्विड की सरफेस पर दोबारा नहीं एब्जॉर्ब हो पाएगी। ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लीविंग द सरफेस becomes equal to number of molecules entering the surface, and that particular condition known as phase equilibrium. Clear? फेज इक्विलिब्रियम पर दूसरा पॉइंट देखिए, एट फेज इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर, जो मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं और फेज इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उस टाइम पर वो वेपर के पार्टिकल अपनी लिक्विड की सरफेस पर जितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ये तो सिंपल है कि वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो वेपर प्रेशर कहलाएगा, लेकिन किस कंडीशन पे? कब? फेज इक्विलिब्रियम। हर टाइम पे वेपर के प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। वेपर प्रेशर तभी एक्सर्ट करता है जब वो फेज इक्विलिब्रियम पर हो। तो एट द फेज इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ द लिक्विड ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो इस समय जो स्लाइड पर डाटा है, मैं एक बार उसको रफली तुरंत
सिंपल वे में मैं बता देता हूँ। लिक्विड स्टेट में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है। लिक्विड में मॉलिक्यूल दो अलग अलग जगह पर एज्यूम करते हुए मैं इसको समझाने की कोशिश किया कि जो लिक्विड का पार्टिकल इनसाइड लिक्विड है उस पर बैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, लेकिन अगर वही उसी लिक्विड का कोई पार्टिकल जो उसकी सरफेस पर है तो उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करते हैं। और ऐसा पार्टिकल अगर हाई काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करेगा तो वो सबसे पहले उस लिक्विड की सरफेस को छोड़कर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखेगा। कुछ टाइम बाद ऐसा स्टेट या ऐसी कंडीशन आएगी जब सरफेस को छोड़कर जाने वाले मॉलिक्यूल्स और सरफेस में फिर से एंटर करने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर सेम हो जाएगा, उसे हम फेज इक्विलिब्रियम कहेंगे। और फेज इक्विलिब्रियम पर वेपर द्वारा लिक्विड की सतह सरफेस पर लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, इतना ही इसमें अभी मैंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड चीज़ है और समझने की कोशिश करेंगे, बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। जो सेकेंड पॉइंट है उस पर एक बार आप देखिए। इफ लिक्विड इज वाटर, अभी हम किसी लिक्विड को एज्यूम करके चल रहे थे। अब मैं अगर कहूँ कि जो मैंने वो लिक्विड लिया है वो लिक्विड कोई और दूसरा लिक्विड ना होकर क्या है, वाटर ही है, तो ऐसे वेपर प्रेशर को हम एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। कहने का मतलब वाटर का वेपर प्रेशर को हम एक्वस टेंशन भी कहते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड्स डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। जो वेपर प्रेशर है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा भाई, वेपर का बनना पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है और किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो इनडायरेक्टली वेपर प्रेशर भी केवल और केवल किस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। किस तरह का लिक्विड लिया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना उसका सरफेस एरिया है, आप चाहे छोटे बीकर में ले लीजिए चाहे बहुत बड़े बीकर में ले लीजिए, उसका वेपर प्रेशर पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ और सिंपल टर्म हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। फ्री एनर्जी थर्मोडायनेमिक से रिलेटेड टर्म है और यहाँ पर फ्री एनर्जी को हम लोग केमिकल पोटेंशियल के टर्म में पढ़ेंगे। जो फ्री एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की म्यू, वो केमिकल पोटेंशियल के बराबर है। केमिकल पोटेंशियल क्या है इस पर बहुत डिटेल में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल शब्दों में उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी मॉलिक्यूल की अपनी स्टेट को चेंज करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम बोलते हैं फ्यूगेसिटी। ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ मॉलिक्यूल टू चेंज इट्स स्टेट्स इज कॉल्ड फ्यूगेसिटी एंड द फ्यूगेसिटी इज अ डायरेक्ट मेजर ऑफ केमिकल पोटेंशियल। और फ्यूगेसिटी से ही हम केमिकल पोटेंशियल को मेजर करते हैं। फ्यूगेसिटी क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल की अपनी स्टेट को चेंज करने की टेंडेंसी को उस लिक्विड की फ्यूगेसिटी बोलेंगे और फ्यूगेसिटी एक तरह से केमिकल पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर? अगर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो केमिकल पोटेंशियल का जो फार्मूला होगा वो होगा म्यू इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी एल एन एक्स। यहाँ पे जो x है वो मोल फ्रैक्शन है उस लिक्विड का। आपने जो भी लिक्विड लिया है उस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है। सपोज करिए अगर यहाँ एल एन एक्स में जो कैपिटल X मोल फ्रैक्शन है, अगर वो लिक्विड प्योर लिक्विड है तो प्योर लिक्विड के लिए किसी भी प्योर लिक्विड का मोल फ्रैक्शन होता है 1। उस केस में जब x की वैल्यू 1 होगी
तो म्यू की जो वैल्यू है वो म्यू नॉट के इक्वल हो जाएगी, और जब वैल्यू म्यू नॉट के इक्वल हो जाएगी उस केस में जो म्यू नॉट है यानी कि केमिकल पोटेंशियल वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन टर्म जो x है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 ही है। अब उसी प्योर लिक्विड को हम दो अलग अलग वेसल में ले रहे हैं। आपको नीचे समझ में आ रहा होगा, दोनों वेसल हैं, दोनों वेसल का सरफेस एरिया डिफरेंट है। सरफेस एरिया डिफरेंट है लेकिन लिक्विड सेम है, सेम टेम्परेचर पे रखें। तो अब आप बताइए कि वेपर कहाँ ज़्यादा बनेगी, और सोचकर वेपर बनने की टेंडेंसी कहाँ ज़्यादा होगी। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ सरफेस एरिया ज़्यादा है तो यहाँ से वेपर्स ज़्यादा निकलेंगे, जबकि अभी आपने केमिकल पोटेंशियल का फॉर्म देखा, वहाँ पर सरफेस एरिया कहीं आया ही नहीं। म्यू इक्वल टू म्यू नॉट प्लस आर टी टेम्परेचर है, टेम्परेचर इसमें सेम है। ln x मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड। जब लिक्विड सेम है, दोनों प्योर स्टेट में है, तो दोनों का यहाँ पर मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 होगा। तो ऐसे केस में वेपर प्रेशर भी दोनों लिक्विड का सेम हो जाएगा दोनों वेसल में। कहने का मतलब सरफेस एरिया वेपर प्रेशर पर कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, वी कैन नॉट अप्लाई द लॉ ऑफ आइडियल गैस ऑन वेपर प्रेशर। हम आइडियल गैस के जितने भी लॉ हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, ये सारे लॉ वेपर प्रेशर पर अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है। अब जनरल टर्म है, एक टर्म आता है वोलाटाइल सॉल्यूट और एक टर्म आता है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो ऐसे सॉल्यूट जो अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देते हैं, चाहे टेम्परेचर को हम इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, वो सॉल्यूट कहलाते हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। दो सॉल्यूट विच कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट्स on increasing or decreasing the temperature known as non-volatile solute। जैसे अगर आप शुगर का सॉल्यूशन लें और उसको हीट करें, तो शुगर के सॉल्यूशन को जब आप हीट करते हैं तो क्या शुगर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होगा? शुगर सॉल्यूशन को आप हीट करेंगे तो क्या मीठा भाप आएगा? ये नमक के सॉल्यूशन को हीट करेंगे तो क्या नमकीन भाप आएगा? जी नहीं। शुगर और सॉल्ट टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अपनी स्टेट में चेंज नहीं करते, वो लिक्विड स्टेट के फॉर्म में ही HCl बने रहते हैं। ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूट जो टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने पर अपने स्टेट को चेंज नहीं करते हैं, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कहलाएंगे। ध्यान देने वाली बात है कि अगर सॉल्यूशन में केवल और केवल दो ही कंपोनेंट सॉल्यूशन के कंपोनेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जहां केवल एक ही सॉल्यूट हो और सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्वेंट होगा ही। तो इस केस में उस सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट हैं, और ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। अगर हमने दो सॉल्यूट ले लिए, साल्ट भी मिला दिया, शुगर भी मिला दिया वाटर में, तो वो टर्नरी सॉल्यूशन कहलाएगा, क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। इसी बढ़ता जाए। लेकिन जहाँ केवल दो ही कंपाउंड है उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। किसी भी सॉल्यूशन का मास अगर हमको फाइंड करना है तो हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास को
ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा। किसी क्वेश्चन में अगर मोल से दे दें, कहें कि 0.1 मोल एथिनॉल है और 0.9 मोल वाटर, और आपसे कहा जाए सॉल्वेंट बताइए, तो जिसका अमाउंट ज़्यादा है वही सॉल्वेंट होगा। फर्स्ट केस में सॉल्वेंट वाटर है, और साइड में ही देखिए 0.9 मोल एथिनॉल है और 0.1 मोल वाटर है। इस केस में एथिनॉल का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर एथिनॉल सॉल्वेंट। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है कि किसको कैसे आपको डील करें। एक और सिंपल सी चीज़ है, इसको भी देख ही लीजिए। सॉल्यूशन आपके दो तरह के रहेंगे, एक आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा रियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग दोनों जीरो होता है, और एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिनको हम मिलाकर सॉल्यूशन बनाते हैं, सपोज करते हैं ए सॉल्यूट है, बी सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन ए भी बनता है। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड ए इज इक्वल टू बी एंड बी, एंड इट शुड बी इक्वल टू बिटवीन ए एंड बी आफ्टर द मिक्सिंग। कहने का मतलब है कि जब हमने कोई सॉल्यूट लिया ए, तो उस ए और ए के बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स था या अट्रैक्शन फोर्स था, रिपल्सिव फोर्स था, वो जितना भी है उतना ही बी में भी है और वो उतना ही उसके सॉल्यूशन में ही रहेगा। अगर ये कंडीशन कोई फुलफिल करता है तो वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल हैं, जैसे बेंजीन एंड टॉल्यून, दोनों ही नॉन पोलर सॉल्यूशन है, इसलिए इन दोनों में किसी भी तरह का अट्रैक्शन नहीं होगा। जब ये प्योर फॉर्म में थे तब भी कोई अट्रैक्शन नहीं है, और जब बेंजीन और टॉल्यून को एक ही सॉल्यूशन में मिला देंगे तब भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का सॉल्यूशन आपका क्या कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। वहीं दूसरी तरफ हम बात करेंगे रियल सॉल्यूशन की। तो रियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग ये दोनों नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएंगी, और एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग यहाँ पर आपकी ग्रेटर देन जीरो। इंटरेक्शन फोर्सेस कोई भी सेम नहीं होंगे, और इनको फर्दर हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करेंगे: नॉर्मल डेविएशन रियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन रियल सॉल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन रियल सॉल्यूशन। नॉर्मल डेविएशन रियल सॉल्यूशन अप्रॉक्सीमेट आइडियल सॉल्यूशन ही है। बिल्कुल आइडियल से मिलता जुलता कोई अगर सॉल्यूशन है हल्का फुल्का डिफरेंस के साथ, तो उसको हम नॉर्मल डेविएशन रियल सॉल्यूशन बोलते हैं। जो मेन है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सिंग और वी मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो होगी, और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो H2O प्लस एथिनॉल है, H2O प्लस एथाइल एसीटेट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मेथिनॉल। ये 3 अलग अलग मिक्सचर है। वाटर और एथिनॉल का मिक्सचर हो गया, वाटर और एथाइल एसीटेट का मिक्सचर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल अल्कोहल का मिक्सचर हो गया। तो ये सब पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। क्यों करेंगे इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और जो लास्ट है वो है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन जो सॉल्यूशन शो करेंगे उनकी डेल्टा एच मिक्सिंग और बी मिक्सिंग दोनों ही जीरो से कम होगी, जीरो से कम होगी। और ऐसे सॉल्यूशन साइड में मैंने कॉर्नर में लिख दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर: वाटर प्लस HNO3, वाटर प्लस HCl और एसिटिक एसिड प्लस पायरेट। ये ऐसे सॉल्यूशन है आपस में रिएक्ट करेंगे। वाटर और HNO3 इनको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा? सॉल्ट बनेगा ना, रिएक्शन होगी, और यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन होगा। तो एक बार समराइज कर लेते हैं।
2 से 3 मिनट लगेंगे। पूरा हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं उसको देख लेते हैं। लिक्विड स्टेट में किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। लिक्विड के अंदर का पार्टिकल बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है और जो सरफेस पर है वो अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है। अगर ऐसा पार्टिकल हाई काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करता है तो वो सबसे पहले उस सरफेस को छोड़कर वेपर स्टेट में चला जाएगा, और वेपर पे जाने के बाद कुछ देर बाद वो कंटेनर की वॉल से कोलाइड करने के बाद एनर्जी लूज करेगा और फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट आ जाएगा, और इस तरह से वो फेज इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश कर लेगा। फेज इक्विलिब्रियम क्या है? फेज इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट है जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लीविंग द सरफेस इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंटरिंग द सरफेस। एक ऐसी स्टेट जहाँ पर मॉलिक्यूल्स के निकलने की और मॉलिक्यूल्स के अंदर आने की जो रेट है वो सेम हो जाएगी, तो उसको हम लोग फेज इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और फेज इक्विलिब्रियम पर वो वेपर उस लिक्विड की सरफेस पर जितना प्रेशर अप्लाई करती है उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर भी केवल और केवल मॉलिक्यूल के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, लिक्विड के अमाउंट और उसके सरफेस एरिया पर वो इंडिपेंड करता है। मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी केमिकल पोटेंशियल के इक्वल होती है। केमिकल पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हम फ्यूगोसिटी का यूज करते हैं। फ्यूगोसिटी कुछ नहीं है, वो किसी मॉलिक्यूल की अपनी स्टेट को चेंज करने की टेंडेंसी को डिफाइन करता है। अगर कोई मॉलिक्यूल इजीली वेपर में कन्वर्ट करता है तो हम कहेंगे उसकी फ्यूगोसिटी बढ़िया है। कोई मॉलिक्यूल देर में वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है तो हम कहेंगे उसकी फ्यूगोसिटी कम है। ठीक है, तो जो इजीली अपनी स्टेट चेंज करेगा उसकी फ्यूगोसिटी हाई होगा, उसका केमिकल पोटेंशियल हाई होगा, उसकी फ्री एनर्जी हाई होगी। फ्री एनर्जी कहिए, केमिकल पोटेंशियल कहिए, अगर आप देखेंगे तो ये जो फार्मूला है ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जी के फॉर्म में पढ़े, जी इक्वल टू जी नॉट प्लस आर टी एल एन एक्स, वहाँ पर एल एन क्यू था। ठीक है, तो ये केमिकल पोटेंशियल के फॉर्म में है, और एक्स यहाँ पर मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन अगर प्योर लिक्विड का है तो मोल फ्रैक्शन 1 होगा, उस केस में म्यू नॉट के इक्वल हो जाएगा, और वो म्यू नॉट मैक्सिमम होगा। कहने का मतलब जब लिक्विड, कोई भी लिक्विड प्योर स्टेट में है तो उसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा, और अगर उसमें हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला देते हैं तो उसका मोल फ्रैक्शन लेस देन 1 हो जाएगा, और वो हर हाल में म्यू नॉट से कम ही होगा, यानी कि उस स्टेट में उसका वेपर प्रेशर प्योर के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में हर हाल में कम ही आएगा। मॉलिक्यूल और रियल सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में करने से पहले आपको इतनी चीज़ें इसके बारे में पता होना चाहिए जो मैंने आपको आज ब्रीफ में बताई है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी आपको दिक्कत होती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप उसको भेज के पूछ सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।